Live? Okay. A very good morning to all of you. A very good morning to all of you and welcome back. Let's continue our discussion on the Indian polity. Before we move forward, a quick review of what we have done yesterday. कल जितना भी किया था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. Yesterday we saw the Comptroller and the Auditor General of India. We completed the Election Commission of India. उसके बाद CAG देखा, उसके बाद हमने Finance Commission को भी देखा. Now, CAG और फाइनेंस कमीशन एज अ बॉडी दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. हमने एक डायग्राम भी बनाया जिसमें हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स, टर्म्स ऑफ सर्विस, रिमूवल प्रोसीजर्स एंड सर्टेन मिसलेनियस प्रोविजंस विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ. तो जब बात आती है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, आई बेग योर पार्डन, तो उस इंस्टांस में हम देखते हैं कि ये एंटिटी कितनी इंडिपेंडेंट है. ऑल्दो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है, कोई कमेटी नहीं है, बट उसके बावजूद कुछ टर्म्स एंड सर्विस, टर्म्स ऑफ द सर्विस या टर्म्स एंड कंडीशंस कहें, कुछ ऐसी मेंशन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे इसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने की कोशिश की गई है. अलाउ नहीं किया गया है दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर को चार्ज एक्सपेंडिचर रखा गया है. इन सब चीज़ों से क्या होता है कि इंश्योरमेंट होती है कि इंडिपेंडेंट ऑफिस रहेगा. साथ के साथ हमने रिमूवल प्रोसीडिंग्स भी देखी. रिमूवल प्रोसीडिंग्स विल बी दैट सिमिलर टू दैट एज दैट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सेम ग्राउंड्स पर होंगी, सेम मैनर में होंगी. फिर हमने कैग के फंक्शंस देखे जिनमें हमने नंबर ऑफ फंक्शंस देखे विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट्स विच द कैग कैन डू. उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ 3 तरीके की ऑडिट्स होती हैं जो कैग करते हैं, जिसमें रेगुलेटरी, प्रोप्राइटी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट है. रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग हमेशा से करता आया है. उनके में इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शुरू से एक सिस्टम बनाया है हमने जिसमें एक ऑडिटर की ज़रूरत है और वो कैग रोल प्ले करता है ऑडिटर का, जिसमें वो रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट करता है. बट परफॉर्मेंस ऑडिट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैग क्योंकि वैल्यू जजमेंट देता है इसीलिए वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, बिकॉज ही गोज इन टू द डोमेन ऑफ क्वेश्चनिंग द वेरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इज समथिंग विच मे नॉट बी इन हिज कॉम्पिटेंस or maybe outside his competence. Whether it is outside the competence or not, that is also very subjective and there are divided opinion on that also. But nevertheless, we have understood what exactly a performance audit is and what can be the repercussions of the performance audit. हमने वो भी देखा. फिर हमने देखा कुछ reforms institution of CAG में जो ज़रूरी हैं उसकी बात की गई. उसके बाद हमने देखा फाइनेंस कमीशन एज अ बॉडी, एंड हमने जब फाइनेंस कमीशन को डिफाइन किया तब हमने उसे कहा बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी डिवीजन है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि अनइवन है, जो कि बायस्ड है इन द फेवर ऑफ सेंटर, तो उसे काउंटर करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत है जो हमें बताए कि किस तरीके से सेंटर से स्टेट्स में फंड्स जाने चाहिए. वहाँ पे हमने देखा काफ़ी सारे फंड्स हैं जो सेंटर लेवी करती है, सेंटर कलेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है, सेंटर के बीच में होगी, स्टेट्स के बीच में होगी, दोनों के बीच में होगी. नंबर ऑफ वेरिएशंस हैं वहाँ पर. हमने 268, 269, 269A, 270 ऐसे करके आर्टिकल्स देखे जिनमें हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन कैसे दी हुई है टैक्सेस की, और वहाँ से हमें पता लगा कि काफ़ी सारे टैक्सेस स्टेट्स को दिए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूनियन के टैक्सेस जो आर्टिकल 270 के अंदर आते हैं, उनकी डिवीजन सबसे मेजर पार्ट है जिसे हमें डिवाइड करना होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच. बट वो किस तरीके से डिवाइड करना है, दैट इज समथिंग द फाइनेंस कमीशन विल टेल अस. फॉर दिस पर्पज प्रेसिडेंट हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है जिसके 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स. वो बैठकर एक रिकमेंडेशन देते हैं जिसमें काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि कितने फंड्स सेंटर से स्टेट्स की तरफ जाएंगे. इसे हम कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन. हमने ये नहीं डिस्कस किया येस्टरडे, जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. जब हम सेंटर से स्टेट्स को फंड देते हैं तो हम इसे बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स. ओके, वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स. यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस. 15th फाइनेंस कमीशन 2020, 2021 से 2025, 2026 तक कॉन्स्टिट्यूट की गई है, रिकमेंडेशंस दी गई हैं. 15th फाइनेंस कमीशन को 2020 से पहले ही प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था क्योंकि रिकमेंडेशंस जो चाहिए थी वो इस टाइम पीरियड के लिए चाहिए थी. अगले 5 साल के लिए
यूनियन को रिकमेंडेशंस चाहिए कि स्टेट्स को कैसे पैसा दे, तो 2020 से 2025 की रिकमेंडेशंस चाहिए थी, तो 2020 खत्म होने से पहले ही ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर ली जाती है ताकि वो बॉडी बता दे। वो रिकमेंडेशंस 5 साल के लिए वैलिड होती हैं। अब नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन आएगी, जो रिकमेंडेशंस देगी 2026, 2027 से लेके 2030, 2031 तक के लिए। ओके, वो इस टाइम के लिए देगी, बाद में देगी, ठीक है। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा 2025 के आसपास। सिमिलरली 14th फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। अब 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने लार्जली सिमिलर टाइप ऑफ रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा 42% ऑफ द फंड्स को डिवॉल्व कीजिए, और 15th ने कहा 41% ऑफ द फंड्स को डिवॉल्व कीजिए। मतलब 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि जितना भी पैसा सेंटर के पास आता है आर्टिकल 270 के अंदर, उस पैसे को किस तरीके से देना है। उन्होंने कहा 42% ऑफ द फंड्स शुड बी गिवन टू द स्टेट्स, जो कि सिंपल हम स्टेट्स को पैसा दे देंगे, हम स्टेट्स को ये नहीं कहेंगे कि इस पैसे को इसी तरीके से आपको खर्च करना है। होता क्या है, जब हम बात करते हैं पैसे की परमिशन लेती है सरकार हर साल पार्लियामेंट से। कैसे परमिशन लेती है? सपोज कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए। पार्लियामेंट ने कहा 10 करोड़ क्यों चाहिए, उन्होंने बताया 4 करोड़ प्राइमरी एजुकेशन के लिए चाहिए, 2 करोड़ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, 2 करोड़ टर्शरी एजुकेशन के लिए, 2 करोड़ टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया हेड्स। अब उस हेड्स के लिए डिफरेंट हेड्स के लिए, जो कि हमने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मान लीजिए टेक्निकल, एग्जाम्पल है, इसमें डिवाइड करने हैं 4 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। अगर पार्लियामेंट ने 4 करोड़ प्राइमरी एजुकेशन के लिए दिए हैं, तो वो 4 करोड़ सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही यूज हो सकते हैं। उस 4 करोड़ में से आप सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कोई पैसा नहीं यूज कर सकते, मैंडेटरी है, ठीक है। अब ये पैसा जब जाता है, सेंटर स्टेट्स को काफ़ी तरीके से पैसा देती है। एक तरीके से जब वो पैसा देते हैं वो ऐसा होता है कि ये पैसा स्वच्छ भारत मिशन के अंदर है, इस पैसे के लिए सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए ये पैसा यूज़ होगा। तो वो ऐसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है कुछ स्टेट्स में। इनको हम कहते हैं टाइड फंड्स। ये होते हैं टाइड फंड्स, मतलब इनके ऊपर इनको किस तरीके से खर्चना है इसकी ऑटोनॉमी स्टेट्स के पास नहीं होती है। और कुछ होते हैं अनटाइड फंड्स, ओके, जो कि बेसिकली एक तरह से स्टेट्स को पैसा दे दिया, अब उन्हें बोल दिया आपको जैसे खर्चना है आप खर्च लीजिए। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस अनटाइड फंड्स, एंड 14th फाइनेंस कमीशन ने जब कहा कि 42% ऑफ द मनी शुड बी डिवॉल्व्ड एंड दिस मनी शुड बी अ अनटाइड फंड, ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले 32% के आसपास का पैसा दिया जाता था अनटाइड फंड्स में। पैसा और भी दिया जाएगा, बट जो अनटाइड फंड्स में पैसा दिया जाता है वो स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि स्टेट्स अपनी मर्जी से उसे यूज कर सके। 14th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार 42% ऑफ द फंड्स की बात की गई, जो कि सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फंड्स है। कहने का मतलब 100 में से 42 रुपीज़ स्टेट्स को दे दिए जाएंगे, वो 42 रुपीज़ फिर स्टेट्स में भी बटेंगे, ठीक है। उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। सेंटर से स्टेट्स में आएगी तो उसे कहेंगे वर्टिकल डेवोल्यूशन, और अगर स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। दोनों की रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन देती है, हॉरिजॉन्टल की भी और वर्टिकल की भी। जब वर्टिकल की वो डिस्ट्रीब्यूशन की रिकमेंडेशंस दे रही है, तब उन्होंने कहा 42% ऑफ द फंड्स को डिवॉल्व कर दीजिए। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी सिमिलर सी रिकमेंडेशन दी, जो कि 41% था। वो 41% इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया था, तो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हुए उन्होंने 1% कम कर दिया। बट अगर वो नहीं होता तो वो भी 42% ही देने वाले थे। 42% is considered as a good amount to be sent from the center to the states in untied funds. Untied funds में जो पैसा जाएगा उससे स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग खर्चा कर सकते हैं। स्टेट्स आर नॉट बाउंड कि ये पैसा मुझे प्राइमरी के लिए ही करना है। इसीलिए यहाँ की जो रिकमेंडेशंस होती हैं फाइनेंस कमीशन की, जो कि इन जनरली सरकार मान लेती है, यूनियन गवर्नमेंट मान लेती है, ऑल्दो देयर इज नो लीगल प्रोविजन दैट उन्हें माननी ही माननी है, दे आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनकी रिकमेंडेशन के बाद स्टेट्स को
ज़्यादा पैसा मिल गया खुद से खर्चा करने को, विच इज़ कंसिडर्ड अ गुड थिंग बिकॉज हर स्टेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. केरला डज नॉट नीड मोर मनी फॉर एजुकेशन, बट यूपी एंड बिहार विल नीड मोर मनी फॉर एजुकेशन. आप ये नहीं कह सकते ये लीजिए, ये खर्चा एजुकेशन पे ही करना है, नहीं, ये लीजिए पैसा, जैसा आपको ठीक लगता है खर्चा कीजिए. इन दैट कॉन्टेक्स्ट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस ने काफ़ी हेल्प किया. ठीक है, नाउ ये एस्पेक्ट था जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था. जब हमने फाइनेंस कमीशन की ड्यूटीज़ की बात की, उस ड्यूटीज़ में हमने जो फर्स्ट पॉइंट की बात की थी, ये वाला पॉइंट, the distribution between the union and the states of the net proceeds of taxes which are to be divided between them and the allocation between the states of the respective share of such proceeds. ये सबसे important function होता है फाइनेंस कमीशन का. इसी के तहत हम कह रहे हैं 42% डेवोल्यूशन की बात की गई, या 42% 14th फाइनेंस कमीशन का था, 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% डेवोल्यूशन की बात की. अब एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, हमने जब डेवोल्यूशन की बात की है, हमने कहा है सेंटर से स्टेट्स के बीच में वर्टिकल डेवोल्यूशन. अब हम स्टेट्स के बीच में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग्स्ट द स्टेट्स, यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स हैं, जितना भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा इस लेवल पर, इसे हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन. ये किस बेसिस पर किया जाएगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, क्या यूपी को, महाराष्ट्र को, पंजाब को, हरियाणा को सेम सा पैसा मिलेगा या डिफरेंट पैसा मिलेगा डिपेंडिंग ऑन सर्टेन पैरामीटर्स. नॉर्थ ईस्ट के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, लक्षद्वीप डिफरेंट है, साउथ इंडिया डिफरेंट है, मे बी गुजरात इज डिफरेंट, वेस्ट बंगाल इज डिफरेंट एंड नॉर्थ इंडिया इज डिफरेंट. व्हाट विल बी द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द मनी विल बी गिवन. अब देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं on what basis the money will be given, फाइनेंस कमीशन कुछ बेसिस लेती है जिसके बेस पर वो आगे रिकमेंडेशंस देती है. किस तरीके के क्राइटेरिया अडॉप्ट किए जाते हैं, आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए इसके बारे. फाइनेंस कमीशन कुछ क्राइटेरियाज आइडेंटिफाई करती है, क्राइटेरियाज फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिख लेते हैं. क्राइटेरियाज फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. इस क्राइटेरिया में क्या क्या आता है? पहले आता है समथिंग विच वी कॉल एज इनकम डिस्टेंस, फिर आता है पॉपुलेशन, फिर आता है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, और भी आते हैं, आई विल राइट इट. पहले समझ लेते हैं. हम ये कहना चाह रहे हैं किस बेसिस पर यूपी को कुछ पैसा मिलेगा, बिहार को कुछ पैसा मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट को कुछ पैसा मिलेगा. तो पहला इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन तो पॉपुलेशन होता है. जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसको उतनी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी. बट पॉपुलेशन ओनली क्राइटेरिया नहीं है, वन ऑफ द क्राइटेरियाज है. तो पॉपुलेशन को कुछ परसेंटेज दी जाती है, ठीक है, सम परसेंटेज एक्स, 10, 15, 20 वेटेज. जैसे हम कहेंगे ना कि टोटल अगर एक स्टेट को अगर 100 रुपया मिलेगा तो उसमें से 15 रुपये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इतनी है, 25 रुपये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की तरफ कंट्रीब्यूशन इतना है, 45 रुपीज़ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपकी इनकम जो है वो बहुत कम है नेशनल एवरेज से. इस तरीके से आपको मिलाकर 100 रुपये मिल गए. तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर आपको कुछ पैसा दिया जाएगा. वो पैरामीटर्स कौन से हैं, उन पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं. इनकम डिस्टेंस एक पैरामीटर होता है, पॉपुलेशन एक पैरामीटर होता है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एक पैरामीटर है. अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लिए हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल, जैसे साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए और साउथ इंडियन स्टेट्स इस मैनर में नॉर्थ इंडियन स्टेट से आगे भी हैं कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए हैं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिस चीज़ को सेंटर रिकग्नाइज करती है और चाहती है कि ऐसा हो. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस
के बेसिस पर भी एक परसेंटेज असाइन कर देते हैं उनके लिए। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब देखिए, इनकम डिस्टेंस का मतलब होता है आपके स्टेट में जो इनकम है वो क्या नेशनल एवरेज से ऊपर है या नीचे है। आपका डिस्टेंस कितना है एक एवरेज से। एक एवरेज डिफाइन कर दिया गया, अगर आप उस एवरेज से नीचे हैं तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, अगर आप उस एवरेज के पास हैं तो कम मिलेगा, अगर ऊपर हैं तो और भी कम मिलेगा, बट कुछ परसेंटेज मिलेगा जिसका बेसिस होगा कि आपके स्टेट में एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन की जाएगी पूरी। सिमिलरली आपके स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है, सिमिलरली आपके स्टेट में फॉरेस्ट का पार्ट कितना है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का उनको बेनिफिट मिलेगा, बट क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे उनको इस चीज़ का इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली क्या हम ये कह सकते हैं कि इनको यहाँ पॉपुलेशन का बेनिफिट नहीं मिला लक्षद्वीप को, बट फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का मिल गया, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है? द होल आइडिया ऑफ हैविंग मल्टीपल फैक्टर्स इज कि एक फेयर वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए अमंग्स द स्टेट्स। अब वो फेयर वे को डिफाइन कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए। ये फाइनेंस कमीशन क्राइटेरिया बनाती है, इसके बेसिस पर रिकमेंडेशंस देती है। हर क्राइटेरिया की कुछ परसेंटेज असाइन की जाएगी कि हम पैसा देते हुए इनकम डिस्टेंस देखेंगे तो इसको लेट से 45% वेटेज देंगे, पॉपुलेशन देखेंगे तो 15% वेटेज पॉपुलेशन को देंगे। इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स डिफाइंड है। ओके, एक पैरामीटर डिफाइंड है टैक्स एफर्ट। आपने कितना एफर्ट किया अपने यहाँ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने का, उसको भी ध्यान दिया जाएगा। लास्ट क्राइटेरिया होता है एरिया का, आपके यहाँ का एरिया कितना है। राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है, बिहार का एरिया छोटा है, या गोवा का एरिया बहुत छोटा है, उस बेसिस पर भी किया जाएगा। ये 6 पैरामीटर्स फाइनेंस कमीशन ने कंसिडर किए वाइल गिविंग रिकमेंडेशंस। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये 6 पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्विकली नोट दिस डाउन अंडर द सब हेडिंग ऑफ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट स्टेट्स। नोट डाउन कर लीजिए। नॉट नेसेसरी टू फॉर यू टू नो द परसेंटेज, बट ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स कौन से हैं। आई विल रिपीट, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, tax effort and the area of a place. 6 parameters. So assuming you have written the 6 parameters, let me take the discussion for 15-20 minutes and then I'll come to the questions which you have asked yesterday and today. Okay, this is Finance Commission, and then we discussed about the grants in aid also, statutory grants and discretionary grants. Remember the article number, article 275 and article 282, 275 for statutory, 282 for discretionary. Okay, statutory grants are given on the recommendation of Finance Commission, discretionary grants are not given on the recommendation of Finance Commission, they are absolutely at the discretion of the union. Okay, जब हम कहते हैं discretionary grants तो basically Ministry of Finance देती है. Okay, let's move forward. Now the last topic which was remaining yesterday, which we have to quickly finish, is the GST Council. That's a constitutional body. It's a new constitutional body, Goods and Services Tax Council. We will be going only into the polity aspects of GST Council, not into the economic aspects of GST Council. क्योंकि GST Council के economic aspects तो बहुत सारे हैं, आप economics में उसे read करेंगे, economics की booklet से read कीजिएगा उसको, but जो political aspect है वो हमें समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉम्पोजिशन कैसी है और किस तरीके की बॉडी है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जीएसटी काउंसिल. लेट्स सी इट क्विकली. जीएसटी काउंसिल. नाउ पहली बात तो जीएसटी काउंसिल एक बहुत ही यूनिक बॉडी है बिकॉज ऑफ द फंक्शन विच इट डस. ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है या क्यों ऐसी बात कही जा रही है कि इट्स अ यूनिक बॉडी. सुनिए, आज तक कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि सरकारों ने अपनी पावर सरेंडर कर दी हो. सरकारों ने अपनी पावर सरेंडर कभी नहीं की है. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने अपनी पावर सरेंडर कर कर ये कहा कि दोनों एक साथ आकर लॉ बनाएंगे. ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है.
ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। कैसे? देखिए, यू ऑल नो 7th शेड्यूल होता है एक। 7th शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, राइट? स्टेट्स यहां पर यूनियन लॉ बनाएगी, यहां पर स्टेट लॉ बनाएंगी और यहां पर दोनों लॉ बनाएंगे। इस तरीके से लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अब अगर मैं सिर्फ बात करूं टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स की, सिर्फ टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स है, कुछ सब्जेक्ट्स टैक्स से रिलेटेड भी हैं। अगर मैं टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट की बात करूं तो यूनियन लिस्ट में जो टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन पर सिर्फ यूनियन बनाएगी। सिमिलरली जो स्टेट में टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन पर स्टेट लॉ बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं है। कहने का मतलब कोई ऐसा टैक्स का सब्जेक्ट नहीं है जिस पे दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट ही नहीं है ऐसा। सिंपल मतलब ये है कि टैक्सेशन की पावर दोनों की अपनी अपनी है, यहां पर कोई पूलिंग नहीं होगी पावर की, नहीं। ये एस्पेक्ट को चेंज किया गया बाय व्हाट? बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने जीएसटी को लागू किया और इससे रिलेटेड एक काउंसिल भी बनाई। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि हमने पहली बार टैक्स से रिलेटेड कहा कि दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। बाकी चीजों के लिए तो बना सकते हैं, बनाते भी हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स है, पर टैक्स के लिए सबसे पहली बार हुआ। और ये करने के लिए दोनों यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से अपनी कुछ पावर्स को सरेंडर भी कर दिया। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आपने अपनी पावर को जाने दिया। यूनियन गवर्नमेंट जो पहले सर्विस टैक्स लगाती थी, उन्होंने कहा हम सर्विस टैक्स अब नहीं लगाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स पहले वैट लगाती थी, उन्होंने कहा हम वैट नहीं लगाएंगे। और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम टेलिंग यू टू। तो इस सिनेरियो में दोनों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर्स को सरेंडर किया जब, तब हमने कहा दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। और ये कहा कि दोनों मिलकर ये वाले टैक्सेस प्लस लेट्स से कुछ और टैक्सेस है, यहाँ पर भी और टैक्सेस है, दोनों मिलकर ये टैक्सेस के बारे डिसाइड करेंगे जीएसटी काउंसिल में बैठकर। जीएसटी काउंसिल में मिलकर डिसीजन लेंगे। जब ये हुआ तो ये बहुत बड़ी बात है और इसे हमने कहा पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी। ये कीवर्ड है, याद रखिएगा। कीवर्ड्स का फायदा ये होता है कि अगर ये मेंशन होगा एग्जामिनेशन में तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा, यू नो द कॉन्सेप्ट। पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। अब हम कहते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, मतलब हम ब्रिटिश के अंडर नहीं है, हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ एन अथॉरिटी। Independent decision making of center and states with respect to certain taxes, they have given that and they have come together and said that we will have a shared kind of a sovereignty. दोनों मिलकर करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस दे दी है, दोनों मिलकर करेंगे। जब दोनों मिलकर करेंगे तब हमने इसे कहा कि इन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर को पूल कर लिया है, अब आकर दोनों बनाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बिकॉज ऐसा पहले नहीं होता था, ये बहुत यहाँ पर नहीं होता था, अब यहाँ होना स्टार्ट हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? ये तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि जीएसटी आया तो उससे पॉलिटिकल पॉलिटी लेवल के चेंजेस क्या हुए, लॉ लेवल के चेंजेस, ठीक है। इकोनॉमी लेवल के चेंजेस डिफरेंट है, वहाँ पर बात की जाएगी कौन से टैक्सेस आ रहे हैं, कौन सी स्लैब के अंदर हैं, फ्लोर रेट क्या है, वो सब बातें होंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी हो चुकी है पहली बार बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 2016 में आया था ये भी हमें याद रखना है। ये फैक्चुअल डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल डिटेल इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। नाउ आफ्टर द पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी इज डन, हमें यह भी जानना है कि काउंसिल की कंपोजिशन कैसी है, कौन कौन काउंसिल में बैठेगा। देखिए, जब जीएसटी आया था तब लोगों ने बोला जीएसटी इज अ एक्सरसाइज इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या बताया था, कोऑपरेशन है दोनों सेंटर स्टेट्स के बीच। जीएसटी उसमें एक एक्सरसाइज है, जीएसटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि दोनों मिलकर डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट एक साथ डिसीजन लेने के लिए आपको एक ऐसी कंपोजिशन बनानी पड़ेगी बॉडी की जिसमें सेंटर भी हो और स्टेट्स भी हो, तो आपने ऐसी कंपोजिशन बनाई। व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ दिस बॉडी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, it's a joint forum. The council is a joint forum of the center and the states and consists of the following: Union Finance Minister as the chairman, ये center के representative हो गए। The Union Minister of State in charge of revenue or finance, ये भी center के representative हो गए। The Minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each state government। यहां से हर स्टेट से 28 स्टेट्स हैं, +2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की, अभी JNK की भी ऐड हो जाएगी। यहां से 31 रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे स्टेट्स और उन यूनियन टेरिटरीज के जिनके पास लेजिस्लेचर है, ये आ जाएंगे यहां से। सेंटर यहां पर है, सेंटर के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, हर एक स्टेट का 1 रिप्रेजेंटेटिव्स। टुगेदर अगर हम कहें 33 मेंबर्स आकर बैठेंगे और ये लोग आकर डिस्कशन करेंगे। आपको ये कॉम्पोजिशन भी पता होनी चाहिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस अगेन फ्रॉम द सेंटर, एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, या कोई भी मिनिस्टर जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये आकर बैठेंगे। ठीक है, ये हमारी बन गई जीएसटी काउंसिल। नाउ वर्किंग ऑफ द काउंसिल, हम किस तरीके से ये इंश्योर करेंगे कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में ऐसा ना हो जाए कि सेंटर जो कह रहा है वही हो जाए, या ऐसा भी ना हो जाए कि सिर्फ जो सब स्टेट्स कह रही हैं वो हो जाए। एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, सो दैट डिसीजन मेकिंग इस तरीके से हो ताकि मैक्सिमम स्टेट्स ऑन बोर्ड हो और सेंटर भी ऑन बोर्ड हो जाए किसी डिसीजन के लिए। देखिए, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कंसेंसस अचीव करना बहुत मुश्किल है। सभी की सभी स्टेट्स मान जाएं और सेंटर भी मान जाए, जरूरी तो नहीं है। कुछ स्टेट्स मान जाएं और सेंटर मान जाए, क्या वो सफिशिएंट है कोई डिसीजन पास करने के लिए? पता नहीं, मुझे नहीं पता। बाकी स्टेट्स कहेंगी हमारी बात तो नहीं सुनी गई। तो हम एक तरीका डिवाइस करना चाहते हैं जिससे कि जो भी डिसीजन पास हुआ जीएसटी काउंसिल में वो सबको फेयर लगे। चाहे कुछ स्टेट्स ना भी माने, फिर भी उन्हें फेयर लगे, ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि एक डिसीजन मेकिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए और एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन बन जाए विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसको करने के लिए हमने एक तरीका निकाला जिसको हमने कहा एक तरह की वेटेड वोटिंग है। ठीक है, कैसी? लेट्स सी। किस तरीके से डिसीजंस लिए जाएंगे? पहली बात तो एक कोरम डिफाइन किया गया। कोरम समझते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए। कोरम कहा हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने टोटल नंबर है उसके हाफ, वो हमारा कोरम बन गया। नाउ उसके बाद कहा गया एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल टू बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग। ठीक है, अब देखिए 3/4 वोटिंग कैसे होगी? 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देख लेते हैं, छोटी सी चीज है, बहुत आसान है। हमने वेट्स असाइन किए, वेट्स। सेंटर को वेटेज दी गई 1/3 और स्टेट्स को वेटेज दी गई 2/3। और हमने कहा जब तक जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, हो सकता है 20 मेंबर प्रेजेंट हो सकता है 25 हो सकता है 30 हो सकता है 32 हो, वी डोंट नो हाउ मेनी मेंबर्स विल बी प्रेजेंट, बट जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हुए उनका 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। 3/4 का सिंपल मतलब आता है 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स आ जाता है 75% पे।
मुझे एटलीस्ट इतने वोट्स तो चाहिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लीजिए एक प्रपोजल है, देयर इज अ प्रपोजल। क्या प्रपोजल है? सम प्रपोजल। प्रपोजल इज लेट्स से टू इंट्रोड्यूस 18% टैक्स ऑन एयर कंडीशनर्स। गर्मियाँ आ रही हैं, सरकार भी पैसा कमाएगी, 18% का टैक्स लगाएंगे एयर कंडीशनर पर। प्रपोजल है ये। विद दिस प्रपोजल सेंटर सेज आई एग्री। सेंटर तो कह रहा है मैं तैयार हूं 18% लगाने के लिए। स्टेट से बात की गई। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं अभी, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अभी 30 मान लेते हैं, ठीक है। 30 स्टेट्स हैं जिसमें से लेट्स से 24 स्टेट्स ने ये कह दिया कि हम भी एग्री करते हैं इस प्रपोजल से, बट 8 स्टेट्स उन्होंने कहा हम नहीं एग्री करते हैं, ठीक है। सॉरी 8 नहीं, 6 स्टेट्स ने कहा हम नहीं एग्री करते हैं, ठीक है। देयर इज अ प्रपोजल, सेंटर हैज एग्रीड टू दैट प्रपोजल। Out of the 30 states, 24 have also agreed to the proposal. Now what will happen? Because center has agreed, the yes will be constituted as 1 and I can put it in percentage term as 100%. States 24 have said that we will do it. That means 80% of the states have also agreed. ठीक है, 80% स्टेट्स भी मान गए हैं और 100% सेंटर को दे दिया है क्योंकि सेंटर ने यस कहा है। अगर सेंटर नो कहता तो यहां पे 0 आ जाता। अब आती है जो इनको वेटेज दी गई है। सेंटर को वेटेज दी गई है 1/3। तो सेंटर ने जब यस कहा तो सेंटर के बन गए 33.3%। 1/3 ऑफ यस इज 33.3%। एंड जब स्टेट्स ने कहा, जितनी स्टेट्स ने यस कहा, कितनी स्टेट्स ने कहा था? 24 ने यस कहा है जो कि 80% है। तो मेरा इन अ वे 80% का बन गया 2/3 क्योंकि स्टेट्स को मैंने वेटेज दी है 2/3 की। बिकॉज सेंटर को मैंने वेटेज दी है 1/3 की और स्टेट्स को वेटेज दी है 2/3 की, तो स्टेट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2/3 से। यहां पे मेरा नंबर आ जाएगा 26.6 which will be somewhere around 55.2, okay, give or take। अब मेरा टोटल सेंटर और स्टेट्स का अगर मैं कंबाइन करूं तो वो बना 33.3 प्लस 55.2 which is 88.5 which is greater than 75%। तो मेरा प्रपोजल पास हो जाएगा। दोबारा देखते हैं हमने क्या किया। हमने वेट्स असाइन किए सेंटर को। सेंटर को असाइन है 1/3 वेट, स्टेट्स को असाइन है 2/3 वेट। पहले ये कर दिया और वोटिंग के लिए हमने कहा 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स होने ही होने चाहिए, मतलब 75% तो होना चाहिए, उसके बिना प्रपोजल पास नहीं होगा। सेंटर ने यस किया, सेंटर का वेटेज है 1/3 तो 33.3% सेंटर को मिला। 24 स्टेट्स ने यस कहा जिसका मतलब आता है 80% स्टेट्स ने यस कहा। 80% का 2/3 क्योंकि स्टेट्स को 2/3 वेटेज दी गई है, ये बना 55.2%। दोनों को मिलाया तो बना 88.5 जो कि 75% से ग्रेटर है। अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रपोजल पास हो जाएगा। अगर ये नंबर 75 से कम होता तो प्रपोजल नहीं पास होता। इसमें अच्छी चीज क्या हुई, सेंटर की भी एक वेटेज है और काफी सारी स्टेट्स की भी एक वेटेज है और ये फेयर है क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर ज्यादा हो जाएगा 24 की जगह अगर मैं उल्टा कर दूंगा कि सिर्फ 6 स्टेट्स मान रही हैं 24 नहीं मान रही, तब ये नंबर 75 नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर काफी सारी स्टेट्स ऑन बोर्ड नहीं है तो प्रपोजल पास नहीं हो सकता। Good thing that states' views will be taken into consideration and it will ensure that the decisions are not taken without the consideration of at least half of the states। होगा ही होगा, नहीं तो प्रपोजल नहीं पास हो सकता। मैंने ये सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि मेरा डिसीजन मेकिंग फेयर हो सके। फेयरनेस की जरूरत क्यों है? क्योंकि
ये ऐसी पावर है जिससे दोनों को रेवेन्यू मिलेगा, जो फाइनल यहाँ पे होगा वही टैक्स रेट लगेगा और उसके बेसिस पर रेवेन्यू मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। इसीलिए जब ये आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, जहाँ पे स्टेट्स ने भी अपनी पावर गिव अप की, सेंटर ने भी गिव अप की, कि दोनों एक साथ करेंगे। जीएसटी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये वर्किंग, आई डोंट थिंक सो कोई आपसे ये पूछेगा कि वोटिंग कैसे हो रही है, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि स्टेट्स का एक डिसेंट से है। ऐसी बात नहीं है कि से नहीं है। ओके, तो हमें एक जीएसटी पता होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है, पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। सेकंड, हमें कंपोजिशन पता होनी चाहिए, और थर्ड, हमें वोटिंग प्रोसेस पता होना चाहिए। ये हमारी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी काउंसिल फ्रॉम पॉलिटी पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में थोड़ी और डिटेल एनालिसिस होगी विद रिस्पेक्ट टू कि ये लोग वोटिंग के बाद जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजंस कैसे हैं, कौन से टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, बैंड्स कौन से इन्वॉल्व हैं टैक्सेस के, 0% का है, 5% का है, 18% का है, 12% का है, इस तरीके के बैंड्स हैं। तो उसकी डिस्कशन वहाँ पे उस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में होगी। ठीक है, नाउ दिस वाज वन थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, जो पेंडिंग थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। बिफोर वी गो टू नेक्स्ट, लेट मी क्विकली टेक अप द questions. Bidisha is asking, isn't GST more tilted towards unitary form of government? Not necessarily. We cannot say so because states have a good say. ऐसी बात नहीं है। Yesterday I asked about Applebee's criticism. Shubham is asking, is it important or unimportant? Okay, I'll tell you. No, it is good. It's a good question. Okay, everybody, Applebee has criticized CAG actually. Applebee has criticized CAG. So if you will read in some of the general textbooks, it is mentioned about Applebee's criticism. It's one view with respect to the working of CAG. Applebee has taken a more conservative view with respect to the working of CAG, and he is critical of the functioning of CAG, saying that CAG का रोल जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो ग्लोरीफाइड अकाउंटेंट है, सिर्फ उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे पता नहीं होता, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनकी कॉम्पिटेंस के बाहर है। उनका काम है, कुछ कागज़ दिए गए हैं, उन कागज़ पे ये देखना है कि इस कागज़ में लिखा है ऐसे होगा, इस कागज़ में एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, इस कागज़ से मैच करता है या नहीं करता। तो आपका काम है वेरिफिकेशन का, आप बस ये कीजिए। ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि ट्रेडिशनल रोल जो रहा है ऑडिटर का वो ऐसा ही रहा है। बट अंबेडकर ने बहुत ही डिफरेंट रोल एनविसाज किया था कैग का। अब वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। एप्पलबी ने क्रिटिसाइज किया कैग को क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कैग सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है। तो इस बॉडी को इतना इंपॉर्टेंट मत बनाओ, इसके रिमूवल को जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह रख रहे हो, इस बॉडी के लिए आप चार्ज एक्सपेंडिचर रख रहे हो। ये सब तब किया जाता है जब बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बिकॉज काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो कैग का रोल है वो एप्पलबी के अकॉर्डिंग, जो कि इन्होंने बहुत ही कंजर्वेटिव स्टैंड लिया है, कि ये पुराने समय में कैसे होता था कि एक इंसान को नियुक्त किया जाता था और वो इंसान जाकर वेरिफिकेशन कर आ जाता था, उतना ही काम है। इसको ऐसे कहना कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और इसको इतना हाई इंपॉर्टेंस देनी, उसकी ज़रूरत नहीं है। पहला तो उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया। दूसरा उन्होंने कहा कि कैग जो है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सरकार की पॉलिसी के ऊपर भी कमेंट करेगा तो ये ग्रेव मिस्टेक है, क्योंकि कैग को पता ही नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है। कैग का काम ऑफिस में बैठकर डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर एक स्पेशलाइज्ड या स्किल्ड वर्क है जो वो करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत डिफरेंट चीज़ है जिसमें कि काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ग्रास रूट लेवल पर जब होती है तो गिव एंड टेक होता है, या फिर ट्विस्टिंग ऑफ लॉ होता है टू गेट द वर्क डन। हम ये नहीं कह रहे हैं करप्शन के लिए, टू गेट द वर्क डन, कि किस तरीके से दुनिया चलती है वो बहुत डिफरेंट है। उसमें कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, देन द वर्क गेट्स डन। कैग को क्योंकि ये सब नहीं पता, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट से देखकर इस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं, तो ये गलत है करना। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द फैक्ट
that the CAG is allowed to go into the domain of what the government does. ये उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है. अब ये क्रिटिसिज्म थोड़ा हार्श है, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग से कि पहले ट्रेडिशनल रोल हमेशा ऐसा ही रहा है. ऑल्दो अंबेडकर ने डिफरेंट रोल डिफाइन किया है. अंबेडकर ने कहा है कि वो सिर्फ मुनीम नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, उनका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत एक पुअर कंट्री है, यहाँ पे एक एक पैसे का ध्यान रखना है. तो वो अगर एक्टिविस्ट होकर, प्रोएक्टिव होकर कोई रोल करते हैं तो उसे जस्टिफाई किया जाना चाहिए. ये दो व्यूज एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, आप किसकी तरफ टिल्ट करते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैग के ऊपर है. तो गलत नहीं है कैग का, बट स्टेटमेंट्स लाइक 1.76 लाख करोड़ ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं. What is the difference among consolidated fund, contingency fund and public accounts funds? विश्वजीत, ये तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, ये आपने पहले नहीं किया. देखिए, हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं. यू आर आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स. ओके, कंसोलिडेटेड फंड वो होता है जहां पे सारे के सारे टैक्सेस जाते हैं, सरकार की कोई भी इनकम होती है वो जाती है. इनकम कहाँ से होती है? सरकार ने लोन ले लिया या सरकार ने फीस लगाई किसी चीज़ पर, जो टैक्सेस होते हैं वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है. आर्टिकल 266 के अंदर इसको क्रिएट किया गया है. ठीक है, यहाँ से पैसा निकालना है तो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट चाहिए ही चाहिए. बिना इसके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकल सकता. अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट चाहिए ही चाहिए. फिर आता है कंटिंजेंसी फंड. कंटिंजेंसी फंड जो होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है या एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है कह लीजिए. और इसका पर्पस मेन ये होता है कि अगर कोई डिजास्टर आ रहा है, कोई कंटिंजेंसी है, उस टाइम पर पार्लियामेंट के अप्रूवल का समय नहीं होता, फटाफट पैसा देना होता है, तो कंटिंजेंसी फंड से निकाल कर दे दीजिए. जब आता है ना कहीं बाढ़ आ गई, मोदी जी ने इतने करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए, तो वो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आते हैं. तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स, जो सेंटर के पास भी है, स्टेट्स के पास भी है. पब्लिक अकाउंट्स में पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक मनी. व्हाट इज पब्लिक मनी? आपका पैसा पीपीएफ, ईपीएफ या फिर किसान विकास पत्र या एनएससी, ये सब स्मॉल सेविंग्स, या इवन एलआईसी का पैसा जो आप लगाते हैं, या पोस्ट ऑफिस में जो पैसा रखते हैं, वो सब लोगों का पैसा है, बट सरकार के पास रखा हुआ है, क्योंकि सरकार उस पैसे की ट्रस्टी है. ट्रस्टी समझते हैं? बस रख लीजिए, आपका पैसा नहीं है, बट आपको ट्रस्टी बना रहे हैं ताकि आप हमारे पैसे का ध्यान रखेंगे. तो जब आपके पिताजी पीपीएफ में पैसा डालते होंगे या ईपीएफ में डालते होंगे, या किसान विकास पत्र कभी लिया होगा, या एलआईसी में पैसा डाला होगा, या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसा डाला होगा, ये सारा का सारा पैसा, लोगों का पैसा सरकार के पास रखा होता है, जिसे रखा जाता है पब्लिक अकाउंट्स में. ये भी प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है. इसके लिए भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती है. सिर्फ इस फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंड होता है. मनी बिल जो होते हैं वो यहाँ से पैसा निकालते हैं, तो यहाँ से पैसा निकालने के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, यहाँ से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, उसके बिना नहीं निकाल सकते. तो आप क्या करते हैं? एक मनी बिल लाते हैं. मनी बिल में कहते हैं कि यहाँ से पैसा निकालना है. वो मनी बिल फिर पास किया जाता है पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट बेसिकली लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा का रोल नहीं है मनी बिल में. पास हो जाता है और फिर उसके बाद पैसा आप खर्चा कर सकते हैं. ये पैसा सबसे इंपॉर्टेंट पैसा माना जाता है, क्योंकि ये टैक्सेस का पैसा है. ठीक है, टैक्सेस का पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है. कोई इनकम जो सरकार की इनकम, कहीं से भी इनकम हो सकती है, सरकार ने पैसा के कर्ज पर दिया हुआ है, उससे पैसा सरकार को इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी यहाँ पर आएगा. कंटिंजेंसी फंड डिजास्टर के लिए प्रेसिडेंट के हाथ में होता है. पब्लिक अकाउंट भी प्रेसिडेंट के हाथ में है, बट इसमें पैसा जो है वो लोगों का पैसा है. ये तीनों फंड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंड्स हैं. तीनों के बारे एक एक चीज़ पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. चलिए आगे चलते हैं. अब सर, if any time India takes over Pakistan and in POK if any Pakistani took residence in
POK, those people are considered as Indian citizen or not? बिस्वजीत जी हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना रहे हैं आप। सुनिए, वो कह रहे हैं POK में अगर हमने ऑक्यूपाई कर लिया और POK में कुछ पाकिस्तानी लोग आकर रह रहे हैं, रेजिडेंट बन गए हैं, तो उनकी सिटीजनशिप का क्या होगा। ऐसे केसेस में अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं तो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू बता सकती है कि क्या सिटीजनशिप स्टेटस होगा उन लोगों का। हमने अभी कुछ टाइम पहले, अब वेस्ट बंगाल में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ बांग्लादेश के साथ, अगर आपको पता हो, एनक्लेव्स चेंज की, हमारे कुछ एरियाज बांग्लादेश को दिए गए, उनके कुछ एरियाज हमारे पास आ गए, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स हुआ वेस्ट बंगाल में। अब जो लोग उस एनक्लेव में रह रहे थे, जो बांग्लादेशी थे, जो इंडिया ने वो टेरिटरी एक्वायर कर ली, तो उनकी सिटीजनशिप को क्या होगा। ऐसे टाइम पर जब आप कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं, पार्लियामेंट बता सकती है उनकी सिटीजनशिप क्या होगी, एंड ये भी अलाउड होता है उनको कि वो अपनी सिटीजनशिप पुरानी कंट्री की, इस केस में बांग्लादेश की, रिटेन कर सके, या अगर उनको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो वो भी अलाउ कर दी जाती है। बट उन लोगों की भी रजामंदी ली जाती है और पार्लियामेंट फिर डिसाइड करती है सिटीजनशिप स्टेटस। ऐसे कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो कल अगर POK भी ऑक्यूपाई होता है तो POK के रहने वाले अंदर सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप इंडिया के सिटीजन बन जाइए। अगर वो नहीं मानेंगे तो वो रिटेन करना चाहेंगे पाकिस्तान की सिटीजनशिप। अगर कुछ पाकिस्तान के लोग आकर रेजिडेंट्स रह रहे थे तो अगेन यहाँ पर पार्लियामेंट बताएगी क्या करना है, एंड जहाँ तक मुझे पता है नहीं अलाउ किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज अ एनिमी स्टेट। बांग्लादेश की बात डिफरेंट थी। तो अभी ऐसे आप सिनेरियोज मत बनाइए, क्योंकि केस टू केस वेरी करता है चीज़ें। बट एक्वायर्ड टेरिटरी के केस में जैसे एनक्लेव्स इंक्वायर हुई हैं, वहाँ पर अलाउ किया गया है उन्हें, क्या आपको बांग्लादेश की सिटीजनशिप रखनी है या क्या आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। सभी लोग इंडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं तो बेटर टू टेक इंडियन सिटीजनशिप, आपको बेटर राइट्स मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी आसानी से कटेगी, कितने काम करने होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो सब काम आसानी से हो जाते हैं। बट पार्लियामेंट एक अपॉर्चुनिटी देती है उनको भी। State Election Commission is a constitutional body and its objective is to conduct free and fair elections. But we can see malpractices in Panchayat and municipality. Spandan is asking that State Election Commission is also a constitutional body, just like Election Commission of India. State Election Commission का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। बट हमने ये देखा है कि यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो कमीशन का क्या रोल है? कमीशन का रोल अभी भी यही है, बट अनफॉर्चुनेटली जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस बना लिए हैं, प्रैक्टिसेस बना लिए हैं, जिससे कि फ्री एंड फेयर नेचर हो पा रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन वैसा नहीं बना पाया है अभी तक, तो कई माल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। कमीशन का रोल अभी भी वही है, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। स्टेट लेवल बॉडी है, स्टेट लेवल इंटरवेंशन ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी कम है, करप्शन ज़्यादा है, इसलिए माल प्रैक्टिसेस ज़्यादा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी कम है, हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, उसको देते नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, डिस्कशन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के कंसर्न्स जो हैं उनको एड्रेस ना तो स्टेट करती है ना सेंटर करती है, और एक्चुअली में करेगी तो स्टेट। सेंटर का तो लिमिटेड रोल है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, बट स्टेट्स नहीं करती हैं, तो वो चलता जा रहा है। अब उसमें सेंटर आकर कुछ कर नहीं सकती है, तो स्टेट्स को इनिशिएटिव लेना है यहाँ पर, या स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक पावरफुल बॉडी बनाना है, इंडिपेंडेंट, जो कि नहीं है। बस इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, इसमें स्टेट को करना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को हेड कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा। अब गवर्नर किस इंसान को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना रहा है, फिर वो जो इंसान स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना वो उस पूरे इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर कर कितने इंडिपेंडेंट वे में काम कर सकता है, इसमें उनका भी रोल है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल है कि उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन को कितनी पावर्स दे रखी हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिटेड एस्पेक्ट के ऊपर बात की गई है।
तो रोल तो वही है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, बट यहाँ क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर्स का बहुत बड़ा हाथ है और इसके ऊपर अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आ पाई है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन एक बॉडी, इतनी स्ट्रांग बॉडी इमर्ज नहीं कर पाया है। ठीक है, What are the bulwarks of democratic system of government of India? अरे लक्ष्मीकांत ने बुलवॉक्स नाम की एक वर्ड यूज कर दिया है और आप टेंशन ले रहे हैं बुलवॉक्स की। बुलवॉक्स कुछ नहीं होता, एक टर्म दे दी गई है कुछ इंस्टीट्यूशंस को, यूपीएससी, कैग, ईसीआई एंड आई थिंक सुप्रीम कोर्ट। तो इनके बिना वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी अच्छे से नहीं चल पाएगी। एक जस्ट नाम दिया गया है कुछ इंस्टीट्यूशंस को। अब ये तो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, हमें पता ही है, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट नहीं है, बट ये एक तरह से इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनका एक इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। हम जब भी सोसाइटी की बात करते हैं तो ये बात करते हैं, पहले हमेशा जब डेमोक्रेसीज बनी मेन इन्हीं का रोल आया, या डेमोक्रेसीज नहीं भी थी, जब पहले किंग होता था तब भी ऐसे ही फंक्शंस होते थे, इनको कभी ध्यान नहीं दिया गया। ये तो अब सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि आपको एक पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूरत है। सरकार का रोल इतना बढ़ गया, आज से पहले सरकार का रोल ही नहीं था कि इतना सारा काम करना है, इतना काम करना है तभी पब्लिक सर्वेंट्स की ज़रूरत है, इसीलिए यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाती है। बट इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो एक फेयर अपॉइंटमेंट नहीं होगी, फेयर अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो सिस्टम कैसे चलेगा अच्छे से। सिमिलरली कैग पैसे का ध्यान रखेंगे, सिमिलरली ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का करेंगे। तो इनको मिलाकर एक वर्ड बोल दिया गया कि ये बुलवॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी है, इनके बिना डेमोक्रेसी चलनी मुश्किल है। बस इतनी सी बात है, घबराइए मत इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैग एंड पैक? एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स, दो बहुत अलग चीजें हैं कैग और पैक। कैग इज द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और पैक क्या है? पैक तो है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। दोनों में डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। ये पार्लियामेंट की कमिटी है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। इस पार्लियामेंट की कमिटी में 22 लोग होते हैं, 15 लोग लोकसभा से, 7 लोग राज्यसभा से। ये मिलते हैं, ये क्या करते हैं? स्क्रूटनी करते हैं सरकार के अकाउंट्स की। ये भी स्क्रूटनी करते हैं सरकार के अकाउंट्स की, बट ये जो स्क्रूटनी करते हैं वो इनकी रिपोर्ट के बेस पे करते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जिसका काम है बहुत बड़ा, बहुत सारे अकाउंट्स को हैंडल करना, उनके ऑडिटिंग करनी और रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी। ये एक सिंपल पार्लियामेंट की कमेटी है, जैसे कि बहुत सारी कमेटी हैं, उनमें से एक ये भी कमेटी है। वो इनकी रिपोर्ट को लेकर कुछ स्टडी करती है और कुछ ऑब्जर्वेशंस या रिकमेंडेशंस देती है, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि उन ऑब्जर्वेशंस या उन रिकमेंडेशन से वो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है उसको अकाउंटेबल होल्ड कर रही है। ठीक है, बट इनका रेलेवेंस लिमिटेड है। इनका तो बहुत बड़ा रेलेवेंस है क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। ये कोई स्पेशलाइज्ड काम नहीं करते, वो इनकी ही रिपोर्ट को ये एनालाइज करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनकी रिपोर्ट को एनालाइज करती है। पार्लियामेंट की कमेटी है एक, जस्ट लाइक बहुत सारी और कमिटीज। ठीक है, यहाँ पे एक ऑफिसर है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसका एक टर्म है। यहाँ पर बस एमपीज, जितने भी एमपीज थे उनमें से 22 एमपीज एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए हम पैक के अंदर जाके बैठेंगे। अगले साल कुछ और एमपीज आएंगे, उससे अगले साल कुछ और एमपीज आ जाएंगे। हर साल जो एमपीज आएंगे वो कहीं ना कहीं कैग के जो फंक्शंस हैं उनके बेसिस पर और फाइंडिंग्स करेंगे और रिपोर्ट देंगे, और उससे होगा क्या कि पब्लिक डोमेन में ये आएगा कि एग्जीक्यूटिव कैसा काम कर रहा है। इनकी रिकमेंडेशंस का कोई रेलेवेंस नहीं होता लीगल, क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं होती हैं ऑन द गवर्नमेंट। अगर इनको कुछ लगता भी है कि कोई खर्चा ऊपर नीचे हो गया, ये फाइंडिंग में लिख देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। नो, देयर रिकमेंडेशंस एंड देयर ऑब्जर्वेशंस आर ओनली एडवाइजरी इन ओरिएंटेशन which have no legal backing and no way to enforce it, but
the important function is they will bring to light different kinds of malpractices if they are going on within the executive. वो ये भी ले आएंगे, वो ये भी ले आएंगे. तो कहीं ना कहीं पैक का काम जो है वो थोड़ा सा डुप्लीकेट काम है जो कैग कर रहे हैं, बट क्योंकि ये स्क्रूटनी एमपीज के द्वारा की गई है जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये एक अपॉइंटेड ऑफिसर है. ठीक है, ये एक डिफरेंस है इंपॉर्टेंट दोनों में, बस. ठीक है, आगे चलिए. What is the difference between CAG and the Controller General of Accounts? Controller General of Accounts is absolutely different. वो तो मनदीप जी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको रूट कर रहे हैं. एक प्रोसीजरल बात है. कैग एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जो ऑडिट कर रहा है. कैग का काम ऑडिटिंग का है. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का सिंपल काम है प्रोसीजरल, कि अकाउंट से पैसा कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको प्रॉपरली रूट करना है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कहाँ कहाँ पैसा जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पैसा पंचायत में भी जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पैसा स्टेट्स में भी जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पैसा और मिनिस्ट्रीज में भी जाता है. वो प्रॉपरली रूट हो रहा है या नहीं, बस इतना देखते हैं. ठीक है, तो वो बड़ा प्रोसीजरल काम है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वाला. बट कैग का काम ऑडिट का है. ऑडिट का मतलब होता है वेरीफाई करना, चेक करना कि सब ठीक हुआ या नहीं. तो नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है. ठीक है, आगे चलते हैं. चलिए, डाउट्स हो गए हैं? स्टिक टू द टॉपिक एट हैंड. अब चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट इज यूपीएससी. UPSC, State Public Service Commission and Joint Public Service Commissions, okay, as a part of constitutional bodies. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जल्दी ख़त्म कर लेंगे. Okay, stay with me. Okay, I hope this is visible to you. I have made this for you already. I'll share this with you. थोड़ा हमारे लिए काम आसान हो जाएगा. We'll be able to cover things at a better pace. Just stay with me. Okay. Fine. Now first with respect to UPSC. Union Public Service Commission. What kind of a body it is? Union Public Service Commission consists of chairman and X number of members. X means the number of members are not defined. They will be appointed by the president as he seems fit. Usually there is a chairman and 10 other members, but there can be 8, there can be 6, there can be 5, whatever be the case. As per the constitution, the UPSC consists of a chairman along with X number of members. They are appointed by the president on the recommendation of Cabinet Committee on Appointments. Cabinet Committee on Appointments basically is nothing but the जो हम काउंसिलमैन बोलते हैं, उन्हीं का एक वर्जन है कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स. एक छोटी सी डिस्कशन इस पर कर लेते हैं. व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यू हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड विद इन द काउंसिल देयर इज अ स्मॉल बॉडी कॉल्ड एज कैबिनेट. एज पर लॉ दिस काउंसिल इज द मेन बॉडी, द बिगर वन, बट प्रैक्टिकली काउंसिल बड़ा होता है. 80+ मेंबर्स होते हैं काउंसिल में. 80+ मेंबर्स की आप बिठा के डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं. तो प्रैक्टिकली होता क्या है, काउंसिल की बजाय कैबिनेट डिसीजन लेता है. कैबिनेट जो होता है वो स्मॉलर बॉडी है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो कंसिस्ट करती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की. मेजर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद PM वो बैठते हैं, कैबिनेट का पार्ट है, और वो सारे डिसीजंस लेते हैं. वो डिसीजंस कैसे लेते हैं? वो डिसीजंस लेते हैं कैबिनेट कमिटीज़ के द्वारा. ये डिसीजन कैबिनेट कमिटीज़ के द्वारा जो लिए जाते हैं, इन कैबिनेट कमिटीज़ में बेसिकली ये कैबिनेट कमिटी ही हैं जो देश चलाती हैं. कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. आपने सुना होगा MSP. MSP कौन डिक्लेयर करता है? MSP कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिक्लेयर करती है. कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी पूरे के पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का ध्यान रखती है. कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी सारे के सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स उनके साथ बातचीत करती है, CDS के साथ बातचीत करती है.
फाइनल से है सिक्योरिटी को लेकर। ऐसे ही काफ़ी सारी कैबिनेट की कमिटीज़ होती हैं, जिनमें से एक है कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, जिनका काम है सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स करना। जब भी हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, कल कैग में कहा था प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, फाइनेंस कमीशन में कहा था प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, वो अपॉइंटमेंट बेसिकली कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट कर रही होती है, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर इसलिए ऐसा लिखा है। So the chairman and the members of the UPSC are appointed by the president on the recommendation of cabinet committee on appointments. Fine. So there is no that kind of a committee which will have multiple representation. ये कैबिनेट कमिटी, अच्छा एक और बात, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो हमने कल कमिटी की थी फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कमिटी डिफरेंट है, ये कमिटी डिफरेंट है। जल्दी से डिस्कस करते हैं इस पे, बिकॉज ये हो सकता है कंफ्यूजन बन जाए आपके लिए। आइडिया ये है कि एक कमिटी, देखिए कोई भी नाम जो आता है वो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट से तो पास होकर ही आता है, कोई भी नाम। जब हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है और इसके लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट जो प्रेसिडेंट है उसको नाम कौन देगा? एक कमिटी जो कंसिस्ट करती है पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये लोग नाम बताएंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फाइनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर देगा, ऐसा होता है। अब जब हमने कहा पीएम रिप्रेजेंट कर रहा है सरकार को, तो पीएम जो डिसीजन लेता है वो खुद नहीं लेता, वो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट का डिसीजन होता है। कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन नहीं है, बट ऑब्वियसली उनका से सबसे ज़्यादा होता है। प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर, ये प्रेजेंट होते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट में। ये सब बैठते हैं, डिसाइड करते हैं एक नाम जो सरकार की तरफ से हुआ, जो यहाँ से आया, फिर ये अपना नाम बताएंगे, ये अपना नाम बताएंगे, और तीनों के कंसेंसस से ही जो नाम वापस आएगा वो प्रेसिडेंट चूज करेंगे। तो ये कमिटी जो है ये बेसिकली इसके लिए है कि इन दोनों का भी रिप्रेजेंटेशन आ जाए, और ये कमिटी वो है जो बेसिकली पीएम जिसमें बैठकर डिसाइड करता है अपने मिनिस्टर्स के साथ। तो ये वो कमिटी है। इन दोनों कमिटीज को अलग अलग नेचर है दोनों का, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो यूपीएससी के चेयरमैन एंड एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 6 years और 65 years ऑफ एज, जो भी अर्ली है ये सेम है, ये नंबर सेम है, तो डरना नहीं है। ईसीआई के लिए याद कर लो, कैग के लिए भी सेम लगेगा और यहाँ भी सेम लगेगा। अब रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल थोड़ा सा पेक्यूलियर है। प्रेसिडेंट जो है वो रेफर करते हैं मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, जो इंक्वायरी करेंगे। अगर रिमूवल है, कुछ रिमूवल की कंडीशंस हैं, उन रिमूवल की कंडीशंस में हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस तो हैं जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैं, अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, वो सब के बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, रिमूवल भी हो जाएगी। बट अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते पाए गए हैं या कुछ मिसबिहेवियर हुआ है बाय अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं आप इंक्वायरी कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद एक रिकमेंडेशन देगी कि यस, इस इंसान को क्या हटाना चाहिए, basis on the basis of whether this person is guilty or not. Supreme Court will pass a recommendation to president that yes, this person is guilty, or no, this person is not guilty, and either yes, you should remove him or her, or you should not remove him or her, and on the basis of the recommendation of Supreme Court the president acts. ये थोड़ा सा पेक्यूलियर तरीका है यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करने का, जहां पर the recommendation comes from the Supreme Court after their investigation. ऐसा मेथड यूज़ होता है, ये और कहीं नहीं यूज़ होता, ये यहीं पर यूज़ होता है। तो इसीलिए इसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर यूपीएससी से क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वो रिमूवल के बारे आपसे पूछ ले। ओके, देन रिमूवल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दोबारा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी चेयरमैन की। मेंबर्स की दोबारा हो सकती है, मेंबर्स को चेयरमैन बनाया जा सकता है,
बट चेयरमैन दोबारा नहीं आ सकता। यहाँ पर चेयरमैन है और मेंबर्स हैं, चेयरमैन दोबारा नहीं आ सकता, मेंबर्स एज अ चेयरमैन दोबारा आ सकते हैं। तो उस तरीके से रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। जस्ट लाइक हमने कहा था इलेक्शन कमिश्नर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं दोबारा, बट उसके लिए अपर लिमिट थी 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, वो तो ट्रू होना ही चाहिए। यहाँ पर भी वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर उन्हें रेजिग्नेशन देनी है तो वो प्रेसिडेंट को कभी भी रिजाइन कर ऑफिस से जा सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये तो हुआ यूपीएससी के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, एक होती है हमारे पास जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरी होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यू कैन अंडरस्टैंड सिंपली स्टेट की सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए। पहले इसकी बात करते हैं फिर इस पर आएंगे। इस केस में अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं और यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है दैट 6 ईयर्स या 62 ईयर्स ऑफ एज ये उतने टाइम के लिए ही अपॉइंट होते हैं। हमने दो चीजें की, अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होगी स्टेट में। अब अगर मैं हाई कोर्ट के जजेस की बात करूं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अगर मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं तो यूपीएससी के मेंबर्स अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट स्टेट पब्लिक सर्विस के अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा। 6 ईयर्स 62 ईयर्स ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होते तो अपॉइंट गवर्नर के द्वारा हैं, बट इनका रिमूवल प्रेसिडेंट करता है इन द सेम मैनर जैसे यूपीएससी के मेंबर्स का है। दैट इज सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी एडवाइस, वहां से रिकमेंडेशन आएगी आफ्टर इंक्वायरी और उसके बाद रिमूवल होगा। ठीक है, अगर इन्हें रिजाइन भी करना है तो दे विल गिव इट टू प्रेसिडेंट नॉट गवर्नर। ये पेक्यूलियर चीजें हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो याद रखनी पड़ेंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी भी प्रोविजन क्रिएट करता है जहां पर एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जा सकती है। जॉइंट का सिंपल मतलब ये है एक ऐसी पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करेगी। मान लीजिए पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए कर रही है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों के लिए कर रही है, तो वैसी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगी। बस ऐसी प्रोविजन भी है जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, एंड रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेंगे, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे जो अभी हमने चार्ट देखा, मेजर बात यह है कि प्रेसिडेंट एक्सेप्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, रिमूवल हर केस में प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और टर्म्स ऑफ सर्विस थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। मेन काम क्या है यूपीएससी का? यूपीएससी का मेन काम है कैंडिडेट्स को रेकमेंड करना फॉर अपॉइंटमेंट। जब आप किसी का मार्कशीट देखेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, तो उसमें नीचे लिखा होता है रेकमेंडेड या लिखा होता है नॉट रेकमेंडेड। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का काम है कैंडिडेट्स को रेकमेंड करना टू द गवर्नमेंट, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी को रिकमेंडेशन जाएगी और उसके बाद सरकार उन्हें अपॉइंट कर सकती है। यूपीएससी की रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती। कल यूपीएससी ने किसी को रेकमेंड किया और सरकार ने नहीं अपॉइंट किया, देयर इज नो प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी की रिकमेंडेशंस आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। उनका ऐसा मतलब नहीं है कि सरकार को अपॉइंट करना ही करना है। यूपीएससी का मेन टास्क अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली स्टेट का काम है अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर द स्टेट। इसके अलावा अगर कोई और मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट है, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर ने पूछा है, तो रिस्पेक्टिव यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। देन अगर कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं, उस केस में भी सरकार जो है वो यूपीएससी से कुछ रिकमेंडेशंस मांग सकती है या कुछ हेल्प मांग सकती है विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू प्रोसीड विद द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स विज़-अ-वी अ सिविल सर्वेंट। ये प्राइमरी टास्क होता है यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का। ठीक है, विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स राइट वेरी फ्यू थिंग्स। बहुत ईजी है, ये चार्ट मैं दूंगा, यहाँ से करेंगे। कुछ चीज़ें लिख लीजिए। यूपीएससी
Put a heading UPSC and State Public Service Commission. I'll give you the gist of everything what we have done. लिखिए, the Union Public Service Commission and State Public Service Commissions the Union Public Service Commission along with State Public Service Commission and Joint Public Service Commission UPSC, SPSC, JPSC are constitutional bodies which play an important role in the healthy functioning of a democracy. Next paragraph. UPSC consists of a chairman and such number of members as decided by the President. UPSC consists of a chairman and such number of members as decided by the President. Who hold office for a period of 6 years or 65 years. Who hold office for a period of 6 years or 65 years. Full stop. Next paragraph. The total number of members of UPSC are not fixed by the Indian Constitution. The total number of members of the UPSC are not fixed by the Indian Constitution. Further, after full stop, write further, comma, no qualifications are mentioned in the Constitution. Further, no qualifications are mentioned in the Constitution except that one half of the members should have held an office under the government, except that one half of the members should have held office under the government of India or a state. Under the government of India or a state. Next paragraph. The functions of UPSC includes, put a hyphen and write first subpoint, to conduct examination for appointment to the services of the Union
to conduct examination for the appointment to the services of the Union second, to advise on any matter referred by the President Third, the commission must be consulted on all disciplinary matters affecting the civil servants, and on all matters related to civil servants like appointment, transfer, promotion and removal. Transfer, promotion and removal. Full stop. Next paragraph, last line. The commission works in the advisory capacity. Full stop. Their recommendations are not obligatory to the government. Now write next paragraph, right? The State Public Service Commission members are appointed by the governor. I am including the chairman, okay? If you want to write, you can write it separately also. The State Public Service Commission chairman and members, ऐसे लिख लीजिए, confusion ना हो ताकि. The State Public Service Commission chairman and members are appointed by the governor, but can be removed only by the president after an inquiry of the Supreme Court. Next paragraph. The chairman and the members of Joint Public Service Commission are appointed by the President and removed by the President in the same manner as the members of UPSC or SPSC, and removed by the President in the same manner as the members of UPSC or SPSC. Next paragraph. The members of SPSC and JPSC
The members of SPSC and JPSC hold office for a term of 6 years or 62 years, whichever is earlier. 6 years or 62 years, whichever is earlier. Okay. Now come to the next topic. Okay. We have NC, SC, NC, ST and NC, BC. National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe and National Commission for Backward Classes. Okay. Now let's try to understand. Very easy. We'll have a framework जिससे तीनों के बारे एक जैसे तरीके से सब कुछ हो जाएगा. First of all, these are constitutional bodies. Second, when it comes to their chairman and members, there are 5 members in total of these bodies. There is a chairman, there is a vice chairman and there are other members. Okay. For both all the 3 bodies. They are appointed by the president. It is absolutely in the hands of the president who to appoint as the chairman, vice chairman and the members of these bodies. But members belonging to scheduled caste are appointed to NCSC and members belonging to NCST are appointed in NCSC, ST and members belonging to the backward classes are appointed in the NCBC. This is at least ensured by the government, although it is not written, but it is ensured by the government. Appointment by the president. For how long are they in the office? There is no fixed term. They enjoy the office on the pleasure of the president. That means साल के बाद भी निकाला जा सकता है, 4 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी, मर्जी है. रिमूवल कैसे रिमूव होगा ये भी नहीं लिखा गया. प्रेसिडेंट बताएंगे in his order how they will be removed. Okay. Resignation president के पास है. Now, if you compare these constitutional bodies with the constitutional bodies of CAG or ECI or for that matter UPSC, you will see that there is no security of tenure and there is no fixed removal proceedings also for them. These two things make this kind of a commission much less independent or much less autonomous than the other commissions or the other constitutional bodies. We are saying when it comes to other constitutional bodies, they are quite independent. For them, there are certain provisions which are mentioned primarily with respect to their term and how they should be removed, which imparts independence to their functioning. However, when it comes to this kind of a commission, these 3 commissions, you don't have such independence associated with them. They can be at will removed by the president also. So, we have these bodies. First of all, appointment, terms, removal and resignation are easy part. Now, let's move on to the other part and try to understand why we have created such kind of bodies. Now, as a part of the constitution, the idea was that we should have some kind of a body to take care of the concerns of a certain section of population, scheduled caste, scheduled tribe and backward classes. The idea is that this section of population, who we sometimes also called as a disadvantageous section, they need additional support from the government, and for that constitution provides for such support by creating certain kinds of institutions or commissions. देखिए, मेन आइडिया ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेफगार्ड्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए. क्या वो सेफगार्ड्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? कुछ लॉज भी बनाए हैं, उनमें भी सेफगार्ड्स हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल कास्ट की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक आर्टिकल 17 है जिसमें हमने 2 लॉज बनाए हैं. द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 या 1976 इसको अमेंड किया था तब, और एक है
SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये 1989 का एक्ट है। इसके अलावा हमने कहीं ना कहीं एक आर्टिकल 14 बनाया है, एक आर्टिकल 15 बनाया है, एक आर्टिकल 16 बनाया है, जिसमें आइडिया बेसिक ये है कि इक्वालिटी दी जाए। अब ये आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इन आर्टिकल के बेस पे कुछ लॉज भी हैं। इनसे हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के वेलबींग का ध्यान रखा जा रहा है। बट हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो ये टास्क डेडिकेटेडली करे और जो ये देखे कि एक्चुअली में जो सेफगार्ड्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। फर्दर बिकॉज हम वेलबींग की बात कर रहे हैं तो हमें एक बॉडी चाहिए जो ये भी ध्यान रखेगी कि क्या क्या आज के टाइम में और चेंजेस करने चाहिए फॉर द वेलबींग ऑफ शेड्यूल कास्ट। सेम विल बी एप्लीकेबल टू अदर। मैं एक की बात कर रहा हूँ बट एब्सोल्युटली सेम आर्ग्यूमेंट सभी में लग जाएंगे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बनाए, मैंने लॉज बनाए, वो लागू हो रहे हैं या नहीं। शेड्यूल कास्ट के ऊपर कुछ रिसर्च करनी है, उस रिसर्च के बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पर पॉलिसी बननी चाहिए। कौन करेगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अगर कुछ ग्रीवांसेस हैं शेड्यूल कास्ट के, अगर वो गए, उन्हें लगा कि किसी सरकारी दफ्तर में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली इन लॉज के अंडर उनको रिलीफ मिल सकता है। बट उस रिलीफ को प्रोवाइड कराने के लिए NCSC फैसिलिटेट कर सकता है। ग्रीवांस रीएड्रेसल का काम करेगा, ग्रीवांसेस सुनने का काम करेगा, पॉलिसी हेल्प का काम करेगा, रिसर्च करने का काम करेगा। ये सारे काम एक कमीशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट। सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो रिक्वायर, एंड लेटर ऑन हमने ये डिसाइड किया था दैट बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो रिक्वायर इट। इनिशियली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए बात की गई थी। तो ये कमीशंस बना दी गई और इन कमीशंस का ऐसे काम करने की के लिए कुछ पावर्स दे दी गई। पावर्स कैसी दी गई? ये सब काम करने के लिए इनको पावर्स दी गई, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। अब पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट में होता क्या है कि आप किसी भी अथॉरिटी को ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाइए। आप किसी पब्लिक सर्वेंट को ये कह सकते हैं कि आप आइए और हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। पेशी, जैसे पेशी होती है ना उसमें कोर्ट्स में, वैसे ही इन बॉडीज़ के पास भी ऐसी पावर है। हम कहते हैं पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, जिसके तहत आप कुछ फंक्शंस कर पाते हैं। वो फंक्शंस बहुत मिनिमलिस्टिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट लिख दिया है तो कोई ऑर्डर पास कर देंगे और उस ऑर्डर को मानना होगा, नहीं, वो ऐसा नहीं है। सिविल कोर्ट में बेसिकली आइडिया ये है कि आपकी अटेंडेंस, किसकी अटेंडेंस? किसी बड़े अधिकारी की, उसको बुलाना, उसे बोलते हैं समन करना। कोई भी अथॉरिटी किसी को भी समन नहीं कर सकती है। जो अथॉरिटी के पास पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट होती है वो किसी को समन ऑर्डर भेज सकती है कि आइए हमारे ऑफिस में, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। दे कैन डू सो। सिमिलरली आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो आप कह सकते हैं कि हमें वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद आप एक लेवल तक कुछ ऑर्डर भी पास करते हैं, बट बहुत उसका रेलेवेंस नहीं होता क्योंकि आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। आपके पास इन्फोर्समेंट की पावर नहीं है। आपने कुछ मुद्दे के ऊपर जांच की, कुछ कंक्लूजन पे रीच किया और आपने कुछ रिकमेंडेशन भी दी। अब आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि वो पावर नहीं है आपके पास। वो पावर सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास होती है। वहाँ पर एक तरह से क्रिटिसिज्म भी आएगा बॉडी का कि बॉडी के पास एनफोर्समेंट की पावर नहीं है। और ये बात हम आगे भी करेंगे, तीनों बॉडीज़ के लिए ट्रू है और बाद में जब मैं NHRC पढ़ाऊँगा उसके लिए भी ट्रू होगी। हम इन बॉडीज़ को फिर मेंशन करते हैं एक नाम से, इनको नाम देते हैं टूथलेस टाइगर का, कि शेर है पर काट नहीं सकता, टूथलेस टाइगर। पहली बात, शेर है। शेर क्यों है? क्योंकि ये जाकर समन भी कर सकते हैं किसी को, डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल का काम भी कर रहे हैं, तो पावरफुल तो है। बट
एक्चुअली में पावरफुल इंसान तब होता है जब वो अपनी कही चीज को एनफोर्स भी करवा सके। हमने कहा कि ये गलत है और हमने कहा कि इस गलती को ठीक करने के लिए ये करना चाहिए, बट ये करेगा कौन? ये सरकार करती है, ये वो नहीं कर सकते, वो ये करवा नहीं सकते। इसे हम कहते हैं दे लैक द पावर ऑफ एनफोर्समेंट। सो दैट इज व्हाई द टाइगर इज टूथलेस, दे कैनॉट बाइट, एंड बिकॉज दे कैनॉट बाइट, तो इसीलिए टाइगर से कोई डरता भी नहीं है। टाइगर से क्यों डरते हो आप? बाइट कर सकता है ना। दे कैनॉट बाइट, वेदर इट इज दीज इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट इज NHRC, बना तो दिया बट पावर ऑफ एनफोर्समेंट नहीं दी गई है। तो इस कारण से इनका लीगल रेलेवेंस लिमिटेड हो जाता है, बट अदरवाइज रेलेवेंस है क्योंकि कुछ काम कर रहे हैं जिसकी भी इंपॉर्टेंस है। आएंगे, उस पर भी आते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि कुछ बॉडीज हैं जिनको एस्टैब्लिश किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ सम कम्युनिटीज, SC ST BC। इनके कुछ काम हैं जो ये काम करते हैं, जिसमें ये सेफ गार्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, लॉ की प्रोविजंस को, ये R&D करेंगे, ये ग्रीवांस रीएड्रेसल का काम करेंगे, ये सरकार को R&D कर पॉलिसी में मदद भी करेंगे। ठीक है, ये सब काम करने के लिए इनको पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट भी दी गई हैं, जिसके तहत ये कुछ ऑफिशियल्स को समन कर सकते हैं या वो किसी लेट्स से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को मांग सकते हैं या कुछ ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं, बट वो ऑर्डर्स की एनफोर्समेंट नहीं हो सकती है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमने ऐसी बॉडीज बना दी। 2003 तक NCSC और NCST एक साथ काम करते थे, बट 2003 से ये बॉडी अलग हो गई है। NCBC नाम की बॉडी सबसे पहली बार 1993 में आई थी और तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। मैंने बहुत रिसेंटली 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया है आर्टिकल 338B के तहत। ये अभी रिसेंटली हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 2017 में हुआ है, बट आई हैव टू सी, आई एम नॉट वेरी श्योर। मैं अभी बता देता हूँ आपको, देखते रहो। 2017 या 2019 में हुआ है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई है। अब इसके तहत हमने कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं? पहली चेंज तो ये किया कि इनको एक वो बना दिया गया है, एक ऐसी बॉडी बना दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही है, पहले नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का सिग्निफिकेंस ये होता है कि आपका स्टेचर बढ़ जाता है, बस। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एडिशनल पावर आ जाएगी, बट येस डेफिनेटली स्टेचर बढ़ जाता है। 2017 ही है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 में ही आया था, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई ये। इनका भी एब्सोल्युटली सिमिलर काम है। यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल डिस्कशन करेंगे, बट इस केस में बस इतना है। शेड्यूल कास्ट के केस में हमने कहा कुछ लॉज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है। शेड्यूल ट्राइब के केसेस में क्या होता है, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये देखती है कि शेड्यूल ट्राइब्स के साथ एसोसिएटेड जितने भी लॉज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइमरली 2 लॉ है। 2 लॉ कौन से हैं नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में? एक तो लॉ है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, 2006 का एक्ट है, और दूसरा है पीसा एक्ट। पीसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे सवाल भी पूछ चुकी है पीटी में। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इन दोनों एक्ट्स के तहत कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या वो एनफोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मेजर काम NCST का ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीसा एक्ट पढ़ा हो आपने तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट में ये बात की गई है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट की प्रोड्यूस को हम लार्जली क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से, एक मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो वो होता है विच इज एसोसिएटेड विद टिम्बर, तो जो भी टिम्बर का प्रोडक्ट होता है उसे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेसिकली जो भी टिम्बर प्रोडक्ट नहीं होता, नॉन टिम्बर, इसको हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कह देते हैं।
जिसमें बेसिकली आता है चीज़ें तेंदू लीव्स अगर सुना हो, जिससे बीड़ी बनती है वो। उसके बाद आता है सपोजिबली थिंग्स लाइक रेजिन्स या गम्स, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। एंड ट्रेडिशनली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, जिसमें मेजरली ट्राइबल्स आते हैं। मेजरली, लिसन टू मी केयरफुली, ट्रेडिशनली बहुत समय से हो क्या रहा है, ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसकी ओनरशिप जो होती है वो होती है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के पास। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ में ट्राइबल भी हो सकते हैं, नॉन ट्राइबल भी हो सकते हैं, बट लार्जली ट्राइबल होते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी का मतलब है जो फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट में कौन रहता है? मेजरली ट्राइबल, मे भी कुछ नॉन ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती हैं। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ ने काफ़ी समय से इसकी ओनरशिप रखी है। आज के टाइम भी हम इसकी ओनरशिप शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देते हैं पीस एक्ट के अंदर। बट क्या ये इनके पास मिल रहे हैं? कोई इसके ऊपर लेट्स से इस प्रोविज़न को कहीं वायलेट तो नहीं किया जा रहा? क्या इनको अभी भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है या नहीं? क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब अगर तेंदू लीव्स की बात करूं तो छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में, झारखंड जैसे एरिया में तेंदू लीव्स कलेक्ट करने वाले फार्मर्स होते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के। अब वो उनका लाइवलीहुड इस पे चलता है कि उन्हें सारे तेंदू लीव्स कलेक्ट करने हैं, और वो तेंदू लीव्स कलेक्ट करके ये टबैको मेकिंग कंपनीज को देते हैं। तो उनके लिए इसकी ओनरशिप बहुत ज़रूरी है, और हम ये पीसा एक्ट के अंदर इंश्योर करते हैं कि इसकी ओनरशिप वहाँ की ग्राम सभा के पास होती है, जो इंश्योर करती है कि आपस में लोगों में बट जाएगा प्रॉपरली। अब ये बट रहा है या नहीं बट रहा, ये NC/ST इसका ध्यान रखेगी। ऐसे फंक्शंस जो ट्राइबल्स के लिए प्राइमरीली है, ये हमने बात की है पीसा एक्ट के अंदर, जो ग्राम सभा के पास पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर मैं FRA एक्ट की बात करूं तो इसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ट्राइबल्स के कुछ अधिकार हैं फॉरेस्ट की लैंड पर, उन अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या उसमें कुछ वायलेशन तो नहीं हो रही। ये सब का ध्यान NC/ST रखती है। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शंस हैं। जैसे हमने NC/SC के लिए और NC/ST के लिए डिफाइन किया, अब उसी लाइंस पर NC/BC के फंक्शंस क्या हो सकते हैं टू टेक केयर ऑफ द कंसर्न्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस कब इंपॉर्टेंट हुई? मंडल कमीशन के बाद। मंडल कमीशन के बाद हमने ये देखा कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड की, और बैकवर्ड क्लासेस का रेलेवेंस बढ़ गया पॉलिटिकल स्फीयर में एंड अदरवाइज ऑल्सो। तब से हमें ये भी रिकॉग्नाइज किया कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनके हित के लिए कमीशन भी होनी चाहिए, और बना भी दी, बट उसे स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया, क्योंकि संविधान में शुरू से NC/BC जैसी इंस्टीट्यूट की कोई बात थी नहीं। संविधान ने सिर्फ NC/SC और NC/ST के बारे बात की थी। बट हमने कहा कि NC/BC भी होना चाहिए, और उसे स्टैट्यूटरी बॉडी 93 में बना दिया गया, एक एक्ट पास कर। रिसेंटली सरकार ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया, जिससे हुआ क्या कि तीनों कम्युनिटीज़ को एक यूनिफॉर्मिटी मिल गई विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ देयर कंसर्न्स। अब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो इंडिया में 2 लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम OBCs कह रहे हैं यहाँ पर। एक स्टेट लेवल OBC होते हैं, एक सेंटर के लेवल पर OBC होते हैं। तो इनके हित के लिए जो भी काम होगा उसमें NC/BC का भी रोल होगा। NC/BC रिसर्च करेगी, NC/BC सेफ गार्ड्स का ध्यान रखेगी, NC/BC सरकारों को रेकमेंड करेगी अबाउट हाउ द पॉलिसी शुड बी मेड। एब्सोल्युटली सेम जो हमने NC/SC के लिए बात की, उसी लाइंस पर NC/BC भी काम करती है। सॉरी, अब यहां पर थोड़े से चेंजेस हो गए। कैसे चेंजेस हो गए? सरकार ने क्या किया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 लाया। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, आर्टिकल 338B ऐड किया, और सरकार ने एक और आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 342। अब 338B में तो बात की गई कि NC/BC जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, इनके कुछ मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, और ऐसी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बातें थी। आर्टिकल 342 में जो लिखा गया वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया। क्यों? क्या लिखा गया?
आर्टिकल 342 में प्राइमरली ये लिखा गया कि अगर आपको ओबीसीज को ऐड करना है या रिमूव करना है ओबीसी लिस्ट से, हमने अभी क्या कहा कि स्टेट लेवल पर और सेंटर के लेवल पर, दोनों के लेवल पर लिस्ट है ओबीसीज की। अगर आपको इस लिस्ट में से कुछ ऐड करना है या इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, अमेंडमेंट का मतलब है ऐड या रिमूव, कुछ भी करना है आपने, अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी है इस लिस्ट में, तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब तक ये यहां पर है तो ठीक है, जब ये यहां भी लग गया तो इसका मतलब ये था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो खुद से अपनी लिस्ट में ओबीसीज को अमेंड नहीं कर सकते। जबकि इसके आने से पहले होता क्या था, स्टेट्स की अपनी लिस्ट है ओबीसीज की जिसके बेसिस पर वो बेनिफिट्स देते हैं, सेंटर की अपनी है जिसके बेसिस पर वो बेनिफिट्स देते हैं। एक कम्युनिटी जो ओबीसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है वो हो सकता है ओबीसी सेंटर के लेवल पर ना हो, तो उसे सेंटर लेवल के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, मतलब कि सेंटर की जितनी भी जॉब्स होंगी वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उन्हें सिर्फ स्टेट के बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो स्टेट लेवल की जॉब्स हैं या स्टेट लेवल की स्कीम्स हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेट्स के पास ये पावर थी किसको ऐड करना है या किसको रिमूव करना है। अनफॉर्चुनेटली ये पावर काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले क्या करती है, वादा कर देती हैं एक कम्युनिटी को कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे बाय इंक्लूडिंग योर नेम इनटू द ओबीसी लिस्ट। तो उससे क्या होगा, आपको भी रिजर्वेशन मिल जाएगी। अब ऐसी रिजर्वेशन काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ है कि 50% ऑफ द लिमिट है जो इंदिरा साहनी केस में हमने रखी थी उसको ब्रीच कर देती है। इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था, 50% ऑफ द रिजर्वेशन कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी, SC ST OBC मिलाकर 50% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती सकती, इंदिरा साहनी केस में कहा गया था। अब इंदिरा साहनी केस में EWS तो आया नहीं था, तो वहाँ पे EWS की बात नहीं थी, तो उन्होंने 50% का जो ब्रैकेट बनाया, वो ब्रैकेट किसके लिए बनाया, वो ब्रैकेट बनाया कम्युनिटी ऑफ SC ST एंड OBC के लिए। बस वो ब्रैकेट बना था इस कम्युनिटी के लिए कि इस कम्युनिटी के लिए 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी। EWS की बात नहीं की थी, EWS कैटेगरी नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पर इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बात की थी कि इकोनॉमिक बेसिस पर क्राइटेरिया, इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं हो सकती है। उस टाइम पर आर्टिकल 15(6) और 16(6) जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए हैं ये भी नहीं एग्जिस्ट करते थे। अब इनके द्वारा EWS मिल गया है, ठीक है, जिसको आप होल्ड भी कर लिया गया है, बट उस टाइम पर ये आर्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा कि इन कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब स्टेट्स ने क्या किया, 50% रिजर्वेशन के बावजूद और कम्युनिटीज़ को ऐड कर लिया, तो उससे 50% की लिमिट ब्रीच हो जाती थी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो पॉलिटिकल पार्टीज कर तो देती थी पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी, या फिर उसको चैलेंज कर लिया जाता था तो कोर्ट्स उसको खारिज कर देते थे, क्योंकि रूल तो बना हुआ है। बट वो ये करते थे इलेक्शन से पहले इलेक्शन लेने के लिए। तो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये पावर स्टेट से छीन लो, नहीं तो ये मिसयूज करते रहेंगे इलेक्शन से पहले, कि कभी भी ऐड किया कभी भी हटा दिया। एंड यूजुअली आइडिया होता था ऐड करने का, हटाना इज politically difficult, but add is easy because it is giving benefits to somebody. तो addition into the state list of the OBCs was being done, and after 342 ये हो गया कि आप अपनी स्टेट लिस्ट में भी किसी को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा। अब ये प्रॉब्लम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से इन अ वे स्टेट्स की पावर उनसे छीन ली गई टू अमेंड द स्टेट लिस्ट ऑफ OBCs। ये रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी अभी कुछ टाइम पहले। तो ये 342 के कारण हुई थी। कंट्रोवर्सी कब हुई, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठास को रिजर्वेशन दी 2018 में। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठास को रिजर्वेशन दी तो उन्होंने मराठास को ऐड किया स्टेट लिस्ट में।
इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि मराठास को वो रिजर्वेशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट को अमेंड कर ही नहीं सकती है अब स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक है। क्यों? क्योंकि 342 के आने के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है। तो वो मराठा रिजर्वेशन को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रिजर्वेशन नहीं मानी जाएगी, जिसके लिए फिर सेंटर ने क्या किया, इसके बाद 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया अभी 2022 में, जिसमें अमेंड की गई प्रोविजन और ये कहा गया कि स्टेट्स के पास अभी भी पावर है विद रिस्पेक्ट टू एडिंग एनी नेम टू द स्टेट लिस्ट। ये डेलिबरेटली सेंटर ने, पार्लियामेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल को बेसिकली हटा दिया गया है फॉर द स्टेट लिस्ट। ये अभी रिसेंट की कुछ कहानी है विद रिस्पेक्ट टू एनसीबीसी। जब एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तभी ये भी किया गया था। तो उसमें ये भी कहा गया था कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद साथ साथ एनसीबीसी का भी रिकमेंडेशन लेना होगा, ऑल्दो इनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, किसी भी कमीशन का, वेदर एनसीएससी, वेदर एनसीएसटी, एनसीबीसी, दे हैव टू बी मैंडेटरीली कंसल्टेड जब भी पॉलिसी बनेगी फॉर एनसीएस, फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, बट इनके रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं होते हैं सरकार पर। ठीक है, तो ये अपनी रिकमेंडेशन देंगे, कंसल्टेशन इनसे ज़रूरी है करना, बट कंसल्टेशन में जो इनका इनपुट आएगा उसको सरकार कंसिडर कर सकती है बट नॉट नेसेसरली इनकॉर्पोरेट करेगी। ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो रेलेवेंस है बॉडीज़ की वो एक हद तक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हैं, वो ये सब काम कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, और उनके लिए कुछ एडिशन कर रही हैं इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, तो कहीं ना कहीं उनके हित के लिए काम हो रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड टास्क, एंड फॉर दैट देर इज़ अ रेलेवेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, नाउ I'll give you some dictation with respect to this, because ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है आप सबके लिए, तो थोड़ी सी राइटिंग कर लेंगे और उसी को रीड करके, ऑल्दो अभी तक यूपीएससी ने इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, बट एनसीबीसी के ऊपर क्वेश्चन बिकॉज लास्ट टाइम में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, या फिर एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कोई एस्पेक्ट पूछा जा सकता है। तो हम मेजर एस्पेक्ट्स के ऊपर एक डिक्टेशन लेंगे। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, नहीं, बट एक ब्रीफ आइडिया हमें रखना है इन इंस्टीट्यूशंस का भी। इन माय व्यू, एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, इलेक्शन कमीशन, कैग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, जीएसटी काउंसिल, दे कंटिन्यू टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज़, बट ये भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यूपीएससी ने अभी तक इनके बारे कम पूछा है। अभी यूपीएससी वैसे बहुत कुछ चेंज कर रही है लास्ट 2 साल से, सो यू नेवर नो। तो हम पढ़ तो सब कुछ लेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ टाइम विच वी शुड गिव फॉर दीज बॉडीज। ठीक है, आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो विद यू। आई होप यू हैव गॉट द पीपीटीज फ्रॉम येस्टरडेज लेक्चर। आई हैव शेयर्ड विद द टीम। इफ यू हैव नॉट गॉट, यू कैन लेट मी नो, विल टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। ठीक है, अभी हमारे पास और भी बॉडीज है जिनको हम सेकेंड हाफ में डिस्कस करेंगे। ओके, बट do we have time to start the dictation, or shall we have 3 minutes? Let's take some doubts, and then after the break at 2 o'clock we'll start with the first dictation, and then we'll take it forward. So the first doubt is, Shubhankar is asking, can I take the participation of Chief Justice of India in the appointment of CEC as a kind of judicial encroachment? Not necessarily. Not necessarily, because it is now widely accepted that to make the appointment, to ensure that to the citizens it is visible that the appointment is more unbiased,
इट इज बेटर टू हैव मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। मैं चाहता हूं, देखिए एक कमिटी रिकमेंड कर रही है एक इंसान को या सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, वो इंसान क्या करेगा हम नहीं कुछ कर सकते। हमारी कोशिश ये है कि अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्ट पर्सन शुड गेट अपॉइंटेड, जिसके लिए अच्छी बात ये होती है कि डाइवर्स ओपिनियंस ले ली जाए। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो जुडिशरी की नज़रों में भी ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन की नज़रों में भी ठीक है और प्राइम मिनिस्टर की भी नज़रों में ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने मेजर स्टेक होल्डर्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो सरकार एक मेजर स्टेक होल्डर है, ऑपोजिशन भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। जुडिशरी के आने से एक ऐसा स्टेक होल्डर आ जाता है जो नेसेसरली लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, बट एक ऐसे ऑर्गन है स्टेट का जिसका एक चेक हमेशा रहता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर। तो क्योंकि जुडिशरी का काम है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को चेक में रखना, तो जुडिशरी की भी रिकमेंडेशन अगर आ जाए किसी को अपॉइंटमेंट में, तो ये अपॉइंटमेंट और ज़्यादा ऑटोनमस, इंडिपेंडेंट और फेयर हो जाती है, ऐसा हम कहते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि वो इंसान फेयर ही रहेगा या अनबायस्ड ही रहेगा, बट द प्रोसीजर विच वी शुड अडॉप्ट सो एज टू कम टू दिस कंक्लूजन, वो एक बेटर प्रोसीजर है अगर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो, जिसमें जुडिशरी भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, बिकॉज उन्हें फाइनली एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पर चेक भी रखना है। तो ये इंक्रोचमेंट नहीं है क्योंकि उनकी कंसल्टेशन हो रही है। अगर मैं ये कह दूं कि जुडिशरी की कंसल्टेशन होगी और जुडिशरी के पास एक फाइनल से है इन दी अपॉइंटमेंट, तब वो इंक्रोचमेंट होगी। अभी 3 लोग हैं, 3 स्टेक होल्डर्स हैं और तीनों के इक्वल वोट्स हैं, तो जुडिशरी कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकती है अदर्स को, तो इंक्रोचमेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं कह देता कि जुडिशरी के पास फाइनल से हो जाएगी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी, तो इंक्रोचमेंट हो सकती थी, अभी नहीं। अभी तो जुडिशरी इज जस्ट अ स्टेक होल्डर थ्रू विच आई एम हैविंग अ मोर रिप्रेजेंटेटिव वे ऑफ चूजिंग अ पर्सन, जिससे कि ज़्यादा अनबायस्ड रहेगा वो इंसान, क्योंकि 3 स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग वो ठीक है। Okay, now does the decision of Supreme Court in case of removal of members, yes, it is binding on the president, yes, not advisory, it is binding on the president. जो भी Supreme Court decision बताएगा for the removal of the members of UPSC, the president has to act accordingly. Okay, then Spandan is asking, is there any provision that chairperson, vice chairpersons of NCSC, NCST and NCBC must be from their community? No, it is not a provision. Why? With respect to these institutions, the constitution does not mention that their chairpersons and members should be from a particular community. They are determined by the terms and conditions made by the president. But in the terms and conditions made by the president, it is ensured that only these members come and occupy the seat. So ताकि उसकी legitimacy बढ़ जाती है institutions की, जब सेम कम्युनिटी के मेंबर आकर उनकी सीट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता है, बट लेजिटिमेसी बढ़ती है अगर वही लोग हैं, क्योंकि you associate more with the people of your community, and this is what the entire purpose is, that you have to look for the concerns of a particular community. काम ही वही है आपका कि एक particular community के concerns को देखना है, तो इसीलिए उनके chairpersons, उनके members उसी community से होते हैं। Okay, I'll make you right, Spandan, don't worry, I'll make you right. Then Subhashri is asking, in recent days ED and CBI are coming in news frequently. Simplify their working principles. Yes, Subhashri, in the next half we'll do that also. Okay, wait for it. We'll discuss CBI. We'll discuss that. Okay, so it's already 1:02. Let's have a break for 1 hour. We'll reconvene at 2 o'clock and we'll continue. First, I'll give you a dictation and then we'll move forward towards extra constitutional bodies, NHRC and the others. Okay. Okay, everyone. Let's meet at 2 o'clock.